President Vladimir Putin launched a military operation against Ukraine. But why? And what is Ukrainian crisis? Let's discuss. यूक्रेन 1920 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। यूक्रेन में तकरीबन 17% रूसी नस्ल के लोग मौजूद थे। इसके अलावा यूक्रेन के अंदर मगरब के हमायत याफ्ता लोग भी मौजूद थे और इन दोनों में अक्सर तनाज़ात होते रहते थे। मगरबी ममालिक और अमेरिका ने रूस को काबू रखने के लिए यूक्रेन के इर्द गिर्द लिथुआनिया, रोमानिया और पोलैंड में नेटो की फोर्सेस और हथियारों को नस्ब कर दिया। 1991 के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान काफ़ी गहरी कल्चरल और सोशल टाइज रही और इनके दरमियान रिलेशन बहुत अच्छे नहीं तो तकरीबन नॉर्मल रहे, लेकिन 2014 के बाद इनके दरमियान रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगे। आखिर 2014 में ऐसा क्या हुआ? 2014 में यूक्रेनी सदर का झुकाव रूस की तरफ था और उसको रशियन बैक प्रेसिडेंट कहा जाता था। यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय यूनियन के साथ मुंसलिक होने का मुआहदा मनसूख कर दिया, जिसकी वजह से पूरे यूक्रेन में उस सदर के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया, जिसकी वजह से सदर को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद यूक्रेन के अंदर एक वेस्ट की बैक गवर्नमेंट आ जाती है। ये जो वेस्ट की बैक गवर्नमेंट आती है, ये कोशिश करती है कि यूक्रेन जो है वो नेटो के साथ मिल जाए, जबकि रशिया वार्न करता है नेटो को कि वो यूक्रेन को अपना हिस्सा ना बनाए। 2014 में ही रशिया ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि यूक्रेन की तरफ से रशियन फोर्सेस जो बॉर्डर पर मौजूद है उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, और इसी के बदले में रूस ने उसके ऊपर हमला कर दिया और क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। क्रीमिया के बाद यूक्रेन के अंदर मौजूद दूसरे तमाम अलहदा पसंद ग्रुपों ने तकवीयत हासिल की और उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। मगरबी ममालिक खास तौर पर अमेरिका और उसके बाद यूक्रेन ने खुद ये इल्ज़ाम आयद किया कि रशिया अलहदा पसंद ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है और उनको हथियार और असला फराहम कर रहा है, जबकि रूस ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि मगरबी ममालिक यूक्रेन के अंदर मौजूद रशियंस का कत्ले आम कर रहे हैं। इन तमाम हालात की वजह से जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, उसकी वजह से तकरीबन 14,000 लोग लुकमा अजल बन गए। इसके बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी उनकी मुदाखलत की वजह से रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है, जिसकी वजह से हालात नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन 2021 दिसंबर 2021 में एक दफ़ा फिर हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। दिसंबर 2021 में यूएस इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की कि रशियन 1,75,000 ट्रूप्स को यूक्रेनियन बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर रहा है और इन डिप्लॉयमेंट्स का मकसद 2022 के अंदर यूक्रेन में जंग को शुरू करना है। रशियंस ने इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये बेसलेस एलिगेशंस हैं। इसी दौरान यूक्रेन ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि रशिया यूक्रेन के अंदर मौजूद अलहदगी पसंद ग्रुपों को मुसलसल सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक टेलीफोन कॉल होती है ताकि हालात को नॉर्मलाइज किया जा सके, लेकिन हालात उस वक्त ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जब 22 फरवरी 2022 को रशिया 2 यूक्रेनी इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क की खुद मुख्तियारी को तस्लीम कर लेता है, जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया के दरमियान तकरीबन जंग किसी कैफियत तारी हो जाती है। दुनिया इसके ऊपर रिएक्ट करती है। अमेरिका रशियन के ऊपर और रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से वेस्ट वार्न करता है रशिया को कि वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, लेकिन रशिया इसके बावजूद 24 फरवरी 2022 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 5 या 6 बजे मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर शुरू कर देता है, यानी एक जंग का आगाज हो जाता है। अब रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो क्राइसिस चल रहा है और जो जंग का आगाज हुआ है, इसके दुनिया के ऊपर बहुत ही बुरे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट इज इट कुड रीशेप द जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप एंड आल्सो इट कैन डीरेल द कोऑपरेशन बिटवीन मॉस्को एंड वेस्ट फॉर ईयर्स। सेकेंडली, इट कुड आल्सो इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, जैसा कि हमने देखा कि जब 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान किया तो उसके बाद जर्मनी की मार्केट 4.8%, फ्रांस की मार्केट 4.4%,
اٹلی کی مارکیٹ 4.3% اور یوکے کی مارکیٹ 4.3% گر گئی. تھرڈ، ہم نے دیکھا کہ اس اعلان کے بعد دنیا میں آئل پرائسز بڑھ گئی. ایک بیرل $100 پلس چلا گیا. اب اس کے امپیکٹ صرف گلوبل تو ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ چھوٹے ممالک، ڈیولپنگ کنٹریز جیسا کہ پاکستان، اس کے اوپر بھی اس کے امپیکٹس ہوں گے. پاکستان کے اوپر اگر ہم ڈومیسٹک امپیکٹس دیکھیں تو پاکستان میں چونکہ آئل پرائسز پہلے ہی 160 روپے ہیں، جب ایک بیرل $100 پہ پہنچا ہے تو پاکستان میں آئل پرائسز اور بڑھ سکتی ہیں. آئل پرائسز کے بڑھنے کے ساتھ پاکستان میں جو دوسری کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز بھی بڑھ سکتی ہیں، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ سکتا ہے. اگر ہم پاکستان کی فارن پالیسی کے ریلیٹڈ دیکھیں تو جب لاسٹ کولڈ وار تھی اس میں پاکستان امریکہ کا الائی تھا. اس دفعہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ رشیا، چائنا اور امریکہ کے درمیان ریلیشنز کو بیلنس کر سکے اور کسی ایک بلاک کا حصہ نہ بنے. پاکستانی پرائم منسٹر بھی بارہا یہ بات کر چکے ہیں، فارن منسٹر اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بارہا یہ بات کر رہے ہیں. لیکن انہی دنوں میں جب رشیا نے جنگ کا اعلان کیا، پاکستانی پرائم منسٹر رشیا کے اندر موجود ہیں. اس کے پاکستان کے اوپر کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، بٹ یہ وقت بتائے گا کہ پاکستان کے اوپر پازیٹیو کانسیکوینسز ہوں گے یا نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے. ایٹ دی اینڈ آئی مسٹ سے that world community, especially United Nations, should come forward to play its vital role to end this crisis. Otherwise, world would have drastic consequences.